डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं हिंदी ऐच्छिक का सेट नंबर 2। इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में प्रश्न को उत्तर देने हैं। ये हमारे चारों ओर जो प्रकृति का समूचा रूप दिखाई देता है, इसके ऊपर ये पैसेज है और इस पैसेज के माध्यम से दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। दो दो अंकों के प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न जो है, प्रदूषण की समस्या विज्ञान की देन है, कैसे ये बताना है। तो प्रदूषण की समस्या विज्ञान की देन है क्योंकि विज्ञान के नित नए आविष्कार से उद्योग की स्थापना होती है और उद्योगों से उठने वाले धुएं, अपशिष्ट और वाहनों की बढ़ती संख्या और उनसे उत्पन्न शोर, विभिन्न उद्योगों में बनने वाले कीटनाशक, मृदा और जल को प्रदूषित जो है आदि होना या होते हैं, इस ये सब के सब क्या है, विज्ञान के देन है। यही हमें कैसे समझाना था। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर प्रकृति का जो समस्त रूप दिखाई देता है अथवा महसूस होता है, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश में निर्मित मानव प्रकृति के आपसी संतुलन तथा इनकी एक दूसरे की अनिवार्यता से बने वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। पर्यावरण और प्रदूषण में क्या संबंध है? तो जब शहर नहीं थे और उद्योगों की स्थापना हुई थी, तब प्रदूषण का नाम नहीं था। प्रकृति में संतुलन बना हुआ था। अधिकाधिक शहरों तथा उद्योगों की स्थापना ने जल, वायु, मृदा, ध्वनि और जो रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न किया। इससे इससे प्रकृति संतुलन जो है बिगड़ गया। तो यही बताया गया कि पर्यावरण और प्रदूषण में क्या संबंध है, तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद में आपको छोटा सा एक पद्यांश दिया गया है। इस पूरे पद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, अनय का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताएं कि अनय के सम्मुख क्यों नहीं झुकना चाहिए। तो अनय संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अनीति, अन्याय, ठीक है, दुर्नीति, दुराचार। तो ये जो है अनय, यानी कि अनायास के सम्मुख हमें कभी नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 2 बार नहीं मरता बल्कि एक ही बार मरता है। अन्याय के समक्ष झुकने का अर्थ है इंसान का 2 बार मरना, यानी कि पहले तो वो झुकने के बाद ही जीवित रहते हुए मर चुका है और दूसरा जो है मृत्यु आने पर वो मरेगा। तो इस तरह से इसका जो है हम आंसर लिखेंगे। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मरण के मुख पर चरण धरो का आस्य स्पष्ट करना है। तो मरण के मुख पर चरण धरो पंक्ति का आस्य जो है, व्यक्ति को यदि अपनी आन के साथ जीवित रहना हो तो उसे मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि मरण के मुख पर पैर रखकर वो अपने आप को शहीद कर देना चाहिए। इस तरह से ये बोला गया है इस पंक्ति का आस्य। और पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? तो उपयुक्त पद्यांश में जो है कवि प्रेरणा दे रहा है कि हमें अन्याय, अनीति और सक्षम, है ना, कभी नहीं झुकना चाहिए। अनीति के समक्ष, सॉरी सक्षम नहीं, समक्ष कभी नहीं झुकना चाहिए, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाए। इसके बाद ख पाठ जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कंप्यूटर साक्षरता का महत्व, अथवा एक और है आपका राष्ट्रीय एकता। इस पे निबंध लिखना है आपको। तो मैंने कंप्यूटर साक्षरता का जो है महत्व, उसके ऊपर पूरा निबंध यहाँ पे लिख दिया है। आप इनको एक बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखी गई है। तो इनको आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पैसेज है, यानी कि निबंध जो है, वो बहुत सोच समझ के लिखा गया है और वही चीज़ें लिखी गई हैं इसमें जो आपको एक निबंध में लिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका निबंध का पूरा सार है। आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। इसके बाद जो दूसरा पार्ट इसमें पूछा जाएगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका निबंध। अब दूसरा है राष्ट्रीय एकता। इसके ऊपर भी निबंध लिख दिया हमने। यहाँ पर पूरा का पूरा पैसेज वाइज दे रखा है मैंने, पैराग्राफ वाइज। ये पहला पैराग्राफ है और उसके बाद में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है उसको समझा दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं और एकता के क्या उपाय हो सकते हैं ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद में उपसंहार लिखना चाहें तो उपसंहार भी आप लिख देंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ख पार्ट है इसका, इसमें आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिख करके वाचनालय के लिए हिंदी और अंग्रेजी ये एक एक दैनिक समाचार, यानी कि जो दो रोजीना आपका न्यूज़पेपर आता है, उसको मंगवाने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। आप चाहें तो दिनांक ऊपर लिख सकते हैं, दिनांक नीचे लिख सकते हैं, कहीं भी। फिर आपको अपने स्कूल वगैरह का नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है। उसके बाद में आपको विषय लिख देना है। विषय लिखने के बाद में आपको सीधा सीधा महोदय को रिक्वेस्ट कर देना है कि हमारे वाचनालय में अनेक पुस्तकें और कुछ साप्ताहिक और अर्धमासिक तथा मासिक पत्रिकाएं
भी मंगाई जाती हैं, परंतु दैनिक यानी रोजीना जो आती है जानकारी के लिए समाचार पत्र वो नहीं आता है। और समाचार पत्र पढ़ने से हमें जो है जीवन में जो है अप टू डेट रहते हैं, अर्थात वर्तमान में जो हो रही हैं सारी चीज़ें जानकारी के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। और इनसे हमें रोजगार परक जानकारी भी मिलती है कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी निकली है या फिर क्या करना चाहिए आने वाले समय में, हमारे लिए कौन सी स्ट्रीम बेहतर रहेगी, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें। तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमको सब कुछ इससे नॉलेज मिलती रहती है। तो यही चीज़ यहाँ पे अनुरोध की गई है। और प्रार्थी जो है कक्षा के सभी विद्यार्थी लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला शीर्षक है। शीर्षक को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे, जो कि आपका जो है ये पहला जो है आपका सबसे लेखन करने का, सबसे पहले समाचार लेखन करते हो सबसे पहले समाचार शीर्षक देना ही आवश्यक होता है। ठीक है, इसमें मुख्य जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, उसका सांकेतिक उल्लेख होता है। और शीर्षक ऐसा होता है जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित कर ले और समाचार का जो है मूल भाव बताए और पाठकों को अपनी रुचि के अनुसार जो है समाचार खोजने में सहायक हो। इस तरह से शीर्षक होना चाहिए। फिर उसके बाद में स्रोत जो है, ये सेकंड पार्ट आपका स्रोत हो जाएगा। उसको स्रोत को भी आप थोड़ा सा उल्लेखित कर देंगे, जो मैंने यहाँ पे उल्लेखित किया है। स्रोत कैसे जैसे हो सकते हैं आपका व्यक्तिगत हो सकता है, संवाददाता द्वारा हो सकता है, पीटीआई हो सकता है। इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, आमुख जो होता है जिसको हम मुखड़ा या इंट्रो कहते हैं, ये इसका थर्ड पार्ट होता है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा समझाना होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितने शब्द लिख सकते हैं, कितना लिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके बाद में हम जो है अगला चौथा स्टेप बताएंगे, तो वो होता है आपका बॉडी, या इसको कलेवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक जो बॉडी है ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है संक्षेपण। संक्षेपण में क्या है, आपका अंतिम स्टेप होता है और इसको भी आपको एक लाइन में, दो लाइन में जो भी आप समझा सकते हैं। इसके बाद में पत्रकारिता किसे कहते हैं और पत्रकारिता के प्रकारों का जो है आपको बताना है। तो देश विदेश की घटनाएं जो होती हैं उनको संकलित करके समाचार के रूप में जो है संपादित करने की विद्या को ही हम पत्रकारिता कहते हैं, जो कि आपका समाचार पत्र के द्वारा हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, टीवी न्यूज़ पेपर में हो सकता है, रेडियो पे हो सकता है, सब कुछ। ठीक है, और पत्रकारिता के जो है प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखिए खोजपरक पत्रकारिता होती है, विशेषीकृत पत्रकारिता होती है। सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने दो दो लाइनें लिखी हैं, ये ज़रूर लिखना, अन्यथा आपको नंबर भी कट सकते हैं। और फिर वॉच डॉग पत्रकारिता जो है ये भी होती है, जो कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखने के लिए होती हैं। उसके बाद में एडवोकेसी पत्रकारिता भी होती है। ठीक है, विशेष विचारधारा और मत या घटना के हिसाब से वैकल्पिक पत्रकारिता भी होती है। और इसके बाद में पीत पत्रकारिता, जिसको पेज थ्री भी बोलते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी जो ग्लैमरस दुनिया है उसके बारे में लिखा जाता है। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा तो एक ऐसा पन्ना आता है जिसपे केवल ब्यूटी और फिल्म जगत की दुनिया की खबरें और बहुत सारे सीरियल्स, नाटक और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, वो पेज थ्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पत्रकारिता के बारे में आप बता देंगे। पाठ्य पुस्तक से दिया गया आपको पहला पाठ ये है, इस काव्यांश में से किसी की एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो हमने दोनों कर दिए हैं, आपको दिक्कत ना हो सबसे पहले संदर्भ लिख देंगे। संदर्भ में जो है आपकी काव्यांश जो है कहाँ से ली गई है ये आपको बता देना है। तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि अंतराभाग एक से सब आंखों के आंसू उजले से लिया गया है ये, और इसके रचयिता जो है महादेवी वर्मा है। और इन पंक्तियों में कवित्री ने यह स्पष्ट किया है कि सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, किसी का भाव स्वभाव जो है अच्छा होने पर दूसरे के भाव या स्वभाव को नहीं अपनाता। यानी कि आपका अगर अच्छा है तो दूसरे के अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अपनी अपनी जगह सब अलग अलग होते हैं। उसको व्याख्या करके हम बता सकते हैं, जैसे कि हीरा जो आकाश से टूटे तारे के समान चमकीला दिखाई देता है। एक तारा टूटता हुआ दिखाई देता है आपको, तो चमक बहुत ज़्यादा बिखेरता है, तो वो कैसा होता है, हीरा आकाश से टूटे तारे के समान चमकीला दिखाई देता है। जब वो खंडित हो जाता है यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उसकी प्रसन्नता यानी कि उसकी कांति, कांति मतलब उसकी चमक जो है, प्रसन्नता का मतलब है उसकी कांति जो है पहले जैसी ही बनी रहती है। ऐसा नहीं कि टुकड़े हो गए हैं तो अ, हीरा चमकना छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। वो तीव्र धारा को बार बार चूमने से भी जो है वो नहीं कतराता। यानी कि तीव्र धारा का मतलब है कि वो कैसी भी आप हथौड़ी मारो या फिर काटो उसको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तब भी चमकता रहेगा। इसी प्रकार से सोना जो है उसको भी आग में तपाया जाता है और आग में तप करके वो केसर के समान हो जाता है। और इसी तरह हीरा भी अपने स्वभाव को स्वभाव और कठोरता को नहीं त्यागता। ठीक है, और कभी नहीं पिघल सकता। तो इसमें कवित्री यही प्रश्न करती है कि बहुमूल्य बनने के लिए सोना कब टूटता है और हीरा कब पिघलता है। यानी कि सोना ना टूटता है और ना हीरा पिघलता है, वो जो है वो बहुमूल्य अपने आप में है। दोनों बहुमूल्यता के
लोभ में, अपने स्वार्थ में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, यानी स्वभाव में, स्वार्थ में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। दोनों बहुमूल्य हैं, ना तो वो एक पिघलता है ना दूसरा टूटता है। यानी कि हम कहें तो जो हीरा है उसको तोड़ते हैं और जो सोना है उसको हम आग में तपाते हैं। तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है, ठीक है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य भी दुखों में अपने मौलिक गुणों तक का जो है त्याग कर, या त्याग उसी प्रकार ना करे जिस प्रकार हीरे का तराशा जाना या सोने का तपाया जाना उसके गुणों को संवारने के लिए है, ठीक है। तो मनुष्य भी दुखों में अपने मौलिक गुणों को का त्याग जो है उसी प्रकार नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम एक हीरे को तराशते हैं तो भी वो नहीं खोता है, और सोने को तपाते हैं तो भी उसकी चमक नहीं खोती है, ठीक है। वे इस क्रम में जो है अपने अपने गुणों का भी कभी त्याग नहीं करते हैं। तो इसी तरह से जो है वो अपनी कठोरता को नहीं खोता और सोना पिघलने से अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। इसी तरह से आपको इस पंक्तियों की जो है संभावित रूप से व्याख्या कर देनी है। विशेष जो है इनका लिख देना है। इसमें जो है एक लाइन लिखी गई है, नव तारक सा खंडित पुलकित, इसमें केसर किरणों सा झूम रहा में उपमा अलंकार है। कौन सी लाइन में कौन सा अलंकार है, ठीक है। अब ये केसर किरणों सा झूम रहा में मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार है, और भाषा जो है तत्सम है और खड़ी बोली है। इसमें हीरे और कंचन के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि व्यक्ति को अपने सत्य स्वभाव को जो है कभी नहीं त्यागना चाहिए, और लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है, छायावादी शैली है। इस तरह से आप इनमें से कोई भी 4-5 लिख सकते हैं। के बाद में दूसरा पार्ट जो है ये है, इसका भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। संदर्भ यहाँ पे लिख दिया है, ये भी आपके अंतराभाग 1 से नींद उच्चत जाती है उससे लिया गया है ये, और इसके रचयिता जो है नरेंद्र शर्मा है। प्रसंग क्या है कि कभी निराशा के अंधकार के भय से नींद ना आने का उल्लेख इसमें कर रहा है। और यहाँ पे मैंने व्याख्या कर दी है बहुत ही सिंपलेस्ट शब्दों में, इनको आप पढ़ करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पूरी व्याख्या यहाँ पे दी गई है। इसके विशेष जरूर लिखे, हमेशा विशेष मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, खड़ी बोली है, तत्सम भाषा है, दृश्य श्रव दृश्य बिंब है, मुक्तक छंद है, ठीक है। और इसमें मुहावरों का जो प्रयोग किया गया उन मुहावरों के नाम लिख देंगे, और कवि के जीवन में व्याप्त निराशा का इसमें संकेत किया गया है। तो इस तरह से ये विशेष लिख देंगे। इसके बाद में चौथा जो प्रश्न है, इसमें से किन्हीं दो के आंसर देने हैं। हमने सभी के आंसर्स दिए हैं। जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को आपको लिख देनी है। मूल संवेदना जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये जो कविता थी ये स्वतंत्रता संग्राम, जब समय था ऐसा कि स्वतंत्रता नहीं हुई थी उस समय की के समय में लिखा गया था, और सेनानियों को जागृत करने के लिए जो है ये लिखी गई थी। और देश की रक्षा तथा विकास के लिए जो देशवासियों को सतर्क रहने और संघर्ष करने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अभी भी आप जानते हैं कि जात पात के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। कवित्री देश के नागरिकों से कहती है कि वो स्वतंत्रता के संघर्ष से थक कर ना बैठें। उनकी मंजिल भले ही दूर हो, प्रलय सा वातावरण हो, चाहे हिमालय कांप रहा हो, चाहे अंधेरे ने प्रकाश को लील लिया हो, निगल लिया हो, और बिजलियों में तूफान है, सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, यानी कि विपरीत हों, फिर भी मंजिल पाने के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम, प्यार, मोह, माया, सुंदरता पर मुग्ध होकर अपने आराम तथा विषय वासनाओं में फंसकर जो है देश के नागरिक को अपने समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, और स्वतंत्रता के लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए। कवित्री देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने के लिए और बलिदान करने के लिए कहती है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा मूल भाव, मूल संवेदना लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को कालिदास की याद क्यों आती है। तो कवि जब बादलों का चित्रण करता है तो उसे अचानक कालिदास की याद इस कारण आ जाती है क्योंकि कालिदास द्वारा रचित काव्यखंड मेघदूत में यक्ष ने बादल को अपना संदेश देकर के दूत के रूप में अपनी पत्नी के पास भेजा था, और अपने संदेश का उत्तर पाने की आशा में वह बड़ी अधीरता से बादलों की ओर देखता रहता था। इसलिए उन्होंने जो है कालिदास को याद किया है। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, इस तरह से ये जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते घर में वापसी कविता के आधार पर जो है आपको बताना है कौन सी व्यवस्था है। तो व्यवस्था जो है यहाँ पे मैंने लिख दी है रिश्ते के। तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था आप आराम से पढ़ सकते हैं, 4 लाइनों में पूरा मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगला जो पार्ट है, निम्न में से कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ज्योतिबा फुले का नाम जो है समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया, तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो तर्क सहित उत्तर जो है आप सीधा लिख सकते हैं कि तो ज्योतिबा फुले जो है भारत के सामाजिक विकास और बदलाव लाने वाले समाज सुधारकों में से एक हैं, फिर भी उनका नाम समाज सुधारक सूची में नहीं शुमार किया गया। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से कारण जो बताएंगे। यहाँ पे मैंने 4 कारण जो है आपको बता दिए हैं, जिसमें इस सूची को बनाने
वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे, इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया। उसके बाद में प्रतिभा जो फुल्ले थे, ज्योतिबा फुल्ले जो थे, वो ब्राह्मण वर्चस्व तथा सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के संवर्तक नहीं थे। ठीक है, उनसे विपरीत चलते थे। फुले समाजवादी और पुरोहितवादी मानसिकता के विरोधी थे। ठीक है, और उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, यानी कि ब्राह्मण मानते थे कि जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ना नहीं चाहिए, उस समय की बात है, तो फूले ने तत्काल कटाक्ष करते हुए कहा सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए, विद्या शूद्रों के घर चली गई और भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। इन सभी कारणों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में जो है शुमार नहीं किया गया। इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। चारों पॉइंट जरूर लिखना ढंग से। खाना बदहोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है, तो इसमें सारा का सारा रेखांकित किया गया है, जो आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट में है मजदूरों में जातिवाद को समस्या जो विद्यमान है उसको दिखाया गया है। मजदूरों जो है जी भर से उनसे मतलब बेतोड़ मेहनत करवाई जाती है, ये भी एक है इसमें। शहरों में आकर के जो मजदूर काम कर जो मिलता है वही काम कर लेते हैं, वही काम करने में लगे रहते हैं। दिन भर काम करने के बाद भी जो है वो झोपड़ियों में ही रहते हैं, ना कि वो महल कोई खड़ा कर लेते हैं। लेखक का मानना है कि गांव में जो रोजगार के कम अवसर होने के कारण जो है लोग जो है वहां से रोजगार की तलाश में शहर आते हैं, और इसी कारण शहरों में आकर उनको मजदूरी करनी पड़ती है। इन्हीं समस्याओं को आधार बना करके जो कहानीकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है कि मजदूर भी सामान्य लोगों के समान जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप लिख देंगे। क पार्ट में जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो, से लेखक ने अपने देश के खामियों के मूल कारणों को खोजने के लिए क्या कहा है। तो ये भी मैंने बताया है, लेखक ने भारतीयों की तुलना रेल के डिब्बे से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार रेल के डिब्बे इंजन के बिना नहीं चल सकते, ठीक उसी प्रकार भारतीय भी किसी प्रेरणायक नेतृत्व के बिना, यानी कि कोई एक लीडर ना हो तो वो नहीं चल सकते। लेखक ने अपनी जो है खामियों के सारे के जो खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए इसीलिए कहा है। इस तरह से आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको 2 लाइनों में स्पष्ट हो जाएगा, 3 लाइनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में सुधा अरोड़ा या महादेवी वर्मा के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताने हैं, तो सुधा अरोड़ा के आप नाम लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा के नाम यहाँ पे लिखी गई है, इनको भी लिख सकते हैं। इसके बाद में है आपका प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फ़र्क आया, पाठ के आधार पर आप बता देंगे। तो प्रचार प्रसार जो है उसके बारे में हमने बताया, और उसके बाद में वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि आपका टीवी, इंटरनेट, प्रिंट, फ़ोन मीडिया वगैरह सब कुछ आ जाता है, जो कि तीव्र और प्रभावशाली है। और आज जो है इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं और विज्ञापन का जो है पर सच जो है बहुत हाई लेवल पे चले गए हैं। इसका 8वां पार्ट में है हुसैन की कहानी अपनी जुबानी। पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन सी बातें उभर के आई हैं, सारी बातें जो है मैंने यहाँ पे समझा दिया है। इन पैसेज इस आंसर को जब पढ़ोगे तो आपको आसानी लगेगी। बहुत सिंपल सिंपल आंसर्स दिए गए हैं, और एक से बस कर एक मतलब बेस्ट आंसर्स दिए गए हैं। इनको लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद में आपका अंतिम प्रश्न जो है, आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव रहा। ये क्वेश्चन भी आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमने सेट 1 में भी थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था। ठीक है, जब वो उसके कमरे में ही रहता है और बाहर नहीं निकलता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे भी आप बता सकते हैं। थोड़ा सा अपनी मर्जी से बता सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन लिखा है जो एग्जामिनर चाहता है। अथवा में है हुसैन की कहानी अपनी जवानी। पाठ में किन किन चित्रकारों का जिक्र हुआ है, तो उन सभी का हमने जो है यहाँ पे जिक्र किया है, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है आपको सॉल्व करके सेट नंबर 2 भी दे दिया है। जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मैक्सिमम कमेंट करें, मैक्सिमम लाइक्स करें, ताकि आपका सेट नंबर 3 भी नेक्स्ट टाइम में, यानी कि आने वाले एक दिन में ही अपलोड कर दिया जाए। मैक्सिमम सॉल्यूशंस के लिए बने रहें, और आपका जो भी पेपर भेजना चाहते हैं एग्जाम के बाद में सॉल्यूशंस के लिए, तो उस आपको भेज सकते हैं, और उनके सॉल्यूशंस जो है आपको दे दिए जाएंगे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट एन इशू, और पूरा डिस्क्राइब करके आपको जो है सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।